बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। आज का जो टॉपिक है वो है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम या फैक्ट्स। इन ये बेसिकली स्पेशल डिवाइसेस होती हैं जो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर लगती हैं और जिनका मकसद ये होता है कि हमारी जो पावर ट्रांसमिशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर सकें, ताकि अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि जो जनरेटेड पावर है वो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन एंड तक पहुंच जाए, तो दरमियान में जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी हो कि वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कर सके और विद यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेज और विद मिनिमम कॉस्ट। तो ये कुछ डिवाइसेस डिज़ाइन हुई है, मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन डिवाइसेस को हम यूज़ करते हुए इस फीचर को अवेल कर सकते हैं। ठीक है। फैक्स जो कन्वेंशनल पावर सिस्टम है, अगर हम उसकी तरफ देखें तो जो कन्वेंशनल पावर सिस्टम में बेसिकली होता ये था कि जब पावर ट्रांसमिट होती थी तो जो हमारे पास एक्टिव पावर है और जो रिएक्टिव पावर है, जो पावर कंज्यूम बाय द रेजिस्टेंस है और पावर कंज्यूम बाय द स्टोरेज एलिमेंट्स हैं, इन दोनों में बहुत प्रॉब्लम ये होती थी कि जो रेजिस्टेंस की वजह से पावर कंज्यूम हो रही है वो तो यूज़फुल पावर है जो आपके सिस्टम में चली जाएगी और सिस्टम की को यूटिलाइज करेगी, जबकि जो रिएक्टिव पावर है वो यूज़फुल पावर नहीं है, वो फिज़िकली तौर पे एक किस्म के लॉसेज हैं जो सिस्टम जो है बेयर करता है उन स्टोरेज एलिमेंट की वजह से। हालांकि हमें रिएक्टिव पावर चाहिए होती है क्योंकि जो रिएक्टिव कंपोनेंट जो है वो पावर फैक्टर क्रिएट करता है और वो रोटेशनल फोर्स क्रिएट करता है हमारे इंडक्टेंस वगैरह में, मोटर्स वगैरह में, जिधर जिधर हमारे पास इंडक्टिव बिहेवियर चाहिए तो वो ये एक रिएक्टिव फोर्स की वजह से वो फिजिकल मोशन उनके अंदर होती है। लेकिन फिर भी जो फैक्ट डिवाइसेस हैं उनका मेजर मकसद क्या होता है कि ये जो रिएक्टिव पावर है इसको कंपनसेट करे, कि जो परसेंटेज रिएक्टिव पावर हमारे सिस्टम के अंदर इंड्यूस हो रही है उसको कम करे और हमारे सिस्टम के अंदर जो रिएक्टिव पावर वर्सेस एक्टिव पावर की जो रेशो बनती है उसको मिनिमाइज करे, ताकि मैक्सिमम एक्टिव पावर ट्रांसमिट हो जाए जिसकी बेस पे हमारा जो सिस्टम है वो इफेक्टिवली वर्क करे। अगर सिस्टम के अंदर रिएक्टिव पावर ज़्यादा हो जाएगी तो सिस्टम इबनॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देगा। सिस्टम के अंदर हम दो स्टेट्स की बात करते हैं। एक स्टेट होती है ट्रांजिएंट स्टेट, जब सिस्टम ये एक किसी चेंज की वजह से डिस्टर्ब होता है, और एक होती है स्टेडी स्टेट, जब सिस्टम आपके कांस्टेंट लेवल पे चल रहा होता है। जब सिस्टम आपका ट्रांजिएंट स्टेट में है तो वो फिजिकली तौर पे अपने पैरामीटर्स को चेंज कर रहा है, और वहाँ पे जब पैरामीटर्स को वो चेंज कर रहा है वो होता क्या है कि जब कोई फॉल्ट आया और फॉल्ट से सिस्टम आपका रिकवर कर रहा है, जब वो रिकवर कर रहा होता है तो सिस्टम में एबनॉर्मल बिहेव कर रहा होता है। अब ये फैक्ट डिवाइसेस का मकसद ये होता है कि ये उस एबनॉर्मेलिटी को एडजस्ट कर सके। अब होता यह है कि जब कन्वेंशनल पावर सिस्टम की बात करें तो ये जो ट्रांजिएंट स्टेट होता है या स्टेडी स्टेट इंस्टेबिलिटी होती है, ये जो इंस्टेबिलिटी होती है ये एक सर्टन टाइम ड्यूरेशन तक ये सिस्टम के साथ रहती है, जिसकी वजह से आपको या तो जनरेशन एंड या डिस्ट्रीब्यूशन एंड में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स डैमेज होने का खतरा होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमारे पास कन्वेंशनल पावर सिस्टम में इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती, यानी कि हमने जो सिस्टम डिज़ाइन किया हुआ है उसकी सर्टन अमाउंट से ज़्यादा हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद क्या है कि जो ऑपरेटिंग इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है हमारे ट्रांसमिशन में, जब हमारी ट्रांसमिशन जो है एक स्टेडी स्टेट पे चली जाती है तो एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होता है ताकि हमारा जो सिस्टम है वो विद मिनिमम लॉसेस मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करे। लेकिन होता क्या है कि कन्वेंशनल पावर सिस्टम में कोई फॉल्ट आ जाए, सडन चेंज इन लोड आ जाए, एकदम लोड इंक्रीज़ कर दे या डिक्रीज़ कर दे। समटाइम ये होता है कि हमारी जो है जनरेशन साइड में हमने कोई एक पावर प्लांट सिस्टम के अंदर इंजेक्ट किया तो सिस्टम ने अपनी पावर इंजेक्ट की तो एकदम डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी। इसी तरह समटाइम ये होता है कि किसी लोड शेडिंग की वजह से एक सिस्टम के अंदर लोड बंद था, उसको लोड को ऑन किया तो जो एकदम सिस्टम के अंदर लोड इंक्रीज़ किया तो वो इंक्रीज़ जो है वो भी सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। जिस तरह एकदम कोई फैक्ट्री ऑन हो जाती है, एकदम कोई ग्रिड स्टेशन ऑन हो जाता है, वो सिस्टम को डिस्टर्ब करता है और वो सिस्टम अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से, यानी कि जो 50 हर्ट्ज़ है उसको छोड़ता है, या 220 वोल्ट जो स्टैंडर्ड वोल्टेज हैं या 380 वोल्ट जो 3 फेज़ में वोल्टेज है ना उनको वो डिस्टर्ब करता है। जब वो उन वोल्टेजेस को डिस्टर्ब करता है तो वो अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको फ्लक्चुएट करता है और वो वैल्यूज़ ऑसिलेट करना शुरू हो जाती है। तो जो कन्वेंशनल पावर सिस्टम होते हैं अगर उनके अंदर ये ऑसिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो सिस्टम ट्रिप कर जाता है।
और अगर ये ऑसिलेशन एक सर्टन लेवल तक है तो वो ट्रिप नहीं करता, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेडी स्टेट पे चला जाता है। लेकिन ये ऑसिलेशन जो है या तो हमारी जनरेशन साइड और या फिर हमारी डिस्ट्रीब्यूशन साइड, दोनों में से किसी ना किसी एक साइड को डैमेज भी कर सकती है। सही है ना। तो डिफरेंट किस्म के मेथडोलॉजीज यूज़ होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि इस रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करें या इन ऑसिलेशंस वगैरह को जो ड्यू टू फॉल्ट्स वगैरह आ रहे हैं या लोड चेंजिंग की वजह से आ रहे हैं या जनरेशन चेंजेस की वजह आ रहे हैं, उनको एडजस्ट कर दें, उनको एक इक्विलिब्रियम स्टेट पे ले आए। तो वो उसके लिए जो कॉमनली यूज़ होते हैं उसमें पहला जो चीज़ यूज़ होती है वो हम कॉमनली कैपेसिटर्स यूज़ करते हैं। सिंपल कैपेसिटर्स होते हैं वो सिस्टम के साथ सीरीज़ में या पैरेलल में लगे होते हैं। वो फिक्स्ड कैपेसिटर होते हैं, वो सिस्टम को कि जो इम्पल्सेस आ रही होती हैं, जो ट्रांजिशंस आ रही होती हैं, जो सर्जिज आ रही होती हैं, जो डिस्टर्बेंस आ रही होती है, उसको नॉर्मलाइज कर रहे होते हैं। इसी तरह समटाइम हम रजिस्टर वो कैपेसिटर और इंडक्टर का कम्बिनेशन यूज़ करते हैं जिनको हम रिएक्टर्स वगैरह कहते हैं, उनको यूज़ कर लेते हैं। और समटाइम हम सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस जनरेटर्स यूज़ करते हैं जो हमारे पास दोनों फीचर्स प्रोवाइड करते हैं कि जब हमें ज़रूरत होती है कि लीडिंग पावर फैक्टर जनरेट करना है तो वो भी प्रोवाइड करते हैं, और सब हमें ज़रूरत होती है लैगिंग पावर फैक्टर जनरेट करना है तो वो भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आता है कि इनका रिस्पॉन्स स्लो होता है, ये टाइम लेते हैं अपने आप को सेटल करने के लिए, यानी कि सिस्टम को बैलेंस करने के लिए इनको टाइम चाहिए होता है। और जब हम सिस्टम ऑपरेटिंग कंडीशन में होता है तो हमारे पास हर मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर ज़रा से जिस तरह हमारा स्टैंडर्ड वोल्टेज है 220, मैक्सिमम हम 240 तक जाते हैं, और अगर कोई फ्लक्चुएशन डिस्टर्बेंस आई और ये 240 जो है 270 या 280 पे चला जाए, बेशक ये कुछ मिली सेकेंड या सेकेंड्स के लिए चला जाए, हमारी मेजर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जल जाएंगी। कॉमन प्रैक्टिस में जो आप कई दफ़ा ऐसा होता भी है कि हमारे बल्ब्स हो गए, हमारी ट्यूबलाइट्स हो गई, हमारे टीवीज़ हो गए, हमारे ये एसीज़ हो गए, हमारे यूपीएससीज़ हो गए, हमारे फ्रिज हो गए, तो ये फ्लक्चुएशन से इन लोड्स को डैमेज कर देती है। इसी तरह इंडस्ट्रियल एरियाज़ में चले जाएँ तो जो वीएफडीज़ वगैरह हैं उनको ये डैमेज कर देती हैं कि ये जो अपनी ट्रांजिशन को बैलेंस करने के लिए जो इन्होंने टाइम लिया है उस टाइम के अंदर अंदर ही हमारी प्रोडक्ट्स डैमेज हो जाती हैं। ये नहीं है कि हमारी सिस्टम के अंदर प्रोटेक्शन डिवाइसेस नहीं लगी हुई, लेकिन हमारी प्रोटेक्शन डिवाइसेस जितनी देर में ऑन होती हैं उतनी देर में हमारा सिस्टम डैमेज हो चुका होता है। सही है ना। तो फिर आप हमारे पास ऑप्शन क्या अवेलेबल है, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है फैक्ट डिवाइसेस की। फैक्ट डिवाइसेस का नाम आप देखो तो वो है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। अब इनका काम क्या है कि ये एसी ट्रांसमिशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल बना दें ताकि हम मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट कर सकें, जो डिस्टरबेंस क्रिएट होती है उसे मिनिमाइज कर सकें, और जो डिले मैकेनिकल कंपोनेंट्स की वजह से आता है उन डिलेज को भी मिनिमाइज कर दें ताकि हमारा सिस्टम इफेक्टिवली वर्क करता रहे और सिस्टम के अंदर कोई लॉसेज वगैरह ना हो। यानी कि मेजर काम क्या होता है, ये हमारी रिएक्टिव पावर को कंपनसेट कर रहा होता है, उसे एडजस्ट कर रहा होता है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे एडजस्टमेंट है कि हमारी फ्रीक्वेंसी को भी एडजस्ट कर रहा है, हमारे वोल्टेज को भी एडजस्ट कर रहा है, और वो हमारे एट द एंड हमारी जो वेव फॉर्म है उसे स्मूथ कर रहा है, जो रिस्पॉन्स है वो हम अपने सिस्टम को स्टेबलाइज कर रहा है, फिर कंटिन्यूटी रख रहा है सिस्टम के अंदर की जो रैपिड चेंजिंग आ रही है उसकी वजह से सिस्टम आपका ट्रिप ना करे। तो ये फैक्ट डिवाइसेस में आपको एडवांटेजेस वगैरह मिल जाते हैं। सही है ना। तो फैक्ट डिवाइसेस आपने देखो ये है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इनको फ्लेक्सिबल इस वजह से कहते हैं कि इनके अंदर लगे होते हैं सॉलिड स्टेट स्विचेस, जिस तरह थायरिस्टर्स लगे होते हैं, इसके अंदर लगे होते हैं मॉसफेट्स वगैरह लगे होते हैं, और या फिर इसमें सॉलिड स्टेट स्विचेस लगे होते हैं। ये सॉलिड स्टेट स्विचेस जिस तरह रिलेज होती है ना, रिले में तो बेसिकली मैकेनिकल कंपोजिशन होती है ना कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो रिले है वो उसमें मैकेनिकल मोशन होता है, जबकि सॉलिड स्टेट स्विच के अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं जनरेट होती। ये उसी तरह जिस तरह ट्रांजिस्टर्स ऑन ऑफ होते हैं इसी तरह ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल की बेस पे ये ऑन ऑफ हो जाते हैं। तो जो मैकेनिकल स्विचेस होते हैं उनमें डिले आता है, सॉलिड स्टेट स्विचेस में डिले नहीं आता, कंपैरेटिवली बहुत फास्ट होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो रैपिडली रिस्पॉन्ड कर देते हैं जो भी चीज़ में डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। सही है ना। तो अगर आप फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन डिवाइसेस को स्टडी करो तो इसकी जो IEEE स्टैंडर्ड में इसकी डेफिनेशन लिखी जाती है वो ये है कि इट इज़ ए पावर इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड डिवाइसेस एंड अदर स्टैटिक इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड कंट्रोल ऑफ वन और मोर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम पैरामीटर्स टू इन्हांस द कंट्रोलेबिलिटी एंड इंक्रीज द पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, पहली चीज़ ये पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है,
और या इसके अंदर स्टैटिक इक्विपमेंट इस्तेमाल हुए हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का मतलब हम मॉसफेट्स वगैरह या थैरिस्टर्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और स्टैटिक इक्विपमेंट का मतलब यह है कि हम इसमें मैकेनिकल स्विचेस नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसके अंदर जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो सॉलिड स्टेट स्विचेस इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेजर मकसद क्या है कि हमने कंट्रोल ऑफ वन और मोर एसी ट्रांसमिशन सिस्टम पैरामीटर्स, कि जो हमारे एसी ट्रांसमिशन है उसके सिस्टम पैरामीटर्स क्या हैं, वोल्टेज है, फ्रीक्वेंसी है, उसके अलावा वेव फॉर्म है, इसके अलावा करंट की क्वालिटी है, वोल्टेज की क्वालिटी है, हार्मोनिक्स हैं, ये सारे पैरामीटर्स हैं। तो हमारा मकसद क्या होता है कि ये जो फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, फैक्ट डिवाइसेस होती हैं, ये इन पैरामीटर्स को मेंटेन करें, इन पैरामीटर्स को कंट्रोल करें। सही है ना। तो इससे एडवांटेज क्या मिलती है कि हमारे पास सिस्टम की कंट्रोलेबिलिटी मिल जाती है, और दूसरा एडवांटेज क्या मिलता है कि जो पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी होती है वो सिस्टम की इंक्रीज़ हो जाती है। आपको इस तरह समझने की ज़रूरत है कि जब आपको याद होगा, जब हमने पीछे एसी सीरीज़ कंपनसेटर या शंट कंपनसेटर पढ़े थे, उनके अंदर हमने ये बात की थी कि जब कैपेसिटिव लोड होता है या इंडक्टिव लोड होता है, तो या तो हमारी जो आउटपुट पे वोल्टेज रेगुलेशन होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरह जब पावर फैक्टर सिस्टम के अंदर इंड्यूस होता है, तो वो हमारे सिस्टम को डिस्टर्ब इस तरह करता है कि जो एक्टिव पावर सिस्टम में जानी चाहिए उससे कम पावर जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि जो रिएक्टिव पावर होती है वो लॉसेस करना शुरू हो जाती है कॉस थीटा के फैक्टर से। इसी वजह से हम जब पावर लेते हैं तो पावर लिखते हैं वी आई कॉस थीटा। वो जो कॉस थीटा है वो उतने फैक्टर को लॉस कर रहा है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.85 पावर फैक्टर है, तो इसका मतलब है जो 15% पावर जो है वो जो हमारी रिएक्टिव पावर की वजह से लॉस हो गई भी है, यानी कि फिजिकल लॉस नहीं है, लेकिन उसने उतनी पावर ट्रांसमिट ही नहीं की, यानी कि उतनी पावर यूजफुल नहीं थी, यानी कि जो ओवरऑल पावर है वो हमारे पास 85% अपीयर हो रही है और 15% डिसअपीयर सिस्टम में से निकल रही है। तो वो क्या है कि भाई हम क्या करते हैं इसके अंदर, इन सिस्टम्स के अंदर बेसिकली तो क्या होते हैं, इंडक्टेंस होती है, कैपेसिटेंस होती है या रिएक्टेंस पावर होती है, उस पावर को हम इम्प्रूव कर रहे होते हैं, यानी कि उसका इम्पैक्ट मिनिमाइज कर रहे होते हैं। सही है ना। तो ये मेजर काम इसके अंदर होता है। सही है ना। तो अब यहाँ पे ये सिंपल डेफिनेशन है कि आपके पास तीन किस्म की पावर है। एक को हम कहते हैं एक्टिव पावर। एक्टिव पावर बेसिकली रेजिस्टेंस की वजह से होती है, और एक्टिव पावर जब रेजिस्टेंस की वजह से होती है तो ये बेसिकली यूज़फुल पावर है जो हमारी कम यूज़ हो रही थी हमारे सिस्टम के अंदर। रिएक्टिव पावर जो हमारे स्टोरेज एलिमेंट है, जिस तरह कैपेसिटर है, इंडक्टर है, उनकी वजह से हो रही है, और ये यूज़फुल पावर नहीं है, ये सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, इस सिस्टम के पैरामीटर्स को डिस्टर्ब करती है, ओवरऑल एफिशिएंसी को सिस्टम के डाउन कर देती है। सही है ना। तो अब हमारे पास जो आखिरी पावर आती है वो अपरेंट पावर आती है, जो बेसिकली कम्बिनेशन होता है हमारे एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर का कम्बिनेशन होता है, जिसको हम कॉस थीटा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। वो बेसिकली हम फिजिकली तौर पे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि जो रिएक्टिव कंपोनेंट है उसको मिनिमाइज़ किया जाए, और फैक्ट डिवाइसेस वहीं पर यूज़ होती हैं। यानी कि जो मेन रीज़न होता है फैक्ट डिवाइसेस का वो यही होता है कि हम रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करें और उसको एडजस्ट करें। सही है ना। तो यहाँ पे ये कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं रिएक्टिव पावर कंपनसेशन के या फैक्ट डिवाइसेस के एडवांटेजेस के। तो आप देखो जो मेजर एडवांटेज है वो ये है कि इसकी वोल्टेज रेगुलेशन करता है, लेकिन फास्ट करता है। जो मैकेनिकल डिवाइसेस हैं वो भी वोल्टेज रेगुलेशन करती है, जिस तरह हम सीरीज़ कंपनसेटर और पैरेलल शंट कंपनसेटर यूज़ करते हैं, वो भी वोल्टेज रेगुलेशन करती है, लेकिन कंपैरेटिवली स्लो होती है। फैक्ट डिवाइसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी परफॉर्म करती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पावर की ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ कर देती है। तीसरी चीज़ जो सिस्टम के अंदर ऑसिलेशन आ रही है उसको मिनिमाइज़ कर देती है। चौथी चीज़ जो होती है ये सिस्टम के अंदर लोड फ्लो मैकेनिज़्म को जो है वो इम्प्रूव कर देती है, इस तरह लोडेबिलिटी को इम्प्रूव कर देती है। जो सिस्टम की स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी होती है और ट्रांजिएंट स्टेट स्टेबिलिटी होती है, दोनों को बेहतर कर देती है। इसी तरह हमने अगर सिस्टम पैरेलल लोड के हिसाब से करना है तो जो लोड मैनेजमेंट होती है, आपके सर्किट्स बनते हैं, वो भी इसकी वजह से एडवांटेज में चले जाते हैं। सही है ना। इसी वजह से हमारे जो सेंडिंग एंड वोल्टेज है, रिसीविंग एंड वोल्टेज में जो वोल्टेज ड्रॉप है उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। सही है ना। तो ये कुछ एडवांटेजेस मिलते हैं फ्लेक्सिबल डिवाइसेस के। अब हम इसको सब कैटेगरी में 4 कैटेगरीज बनाते हैं। एक हम कहते हैं ये सीरीज़ कनेक्टेड कंट्रोलर होते हैं फैक्ट डिवाइसेस के। दूसरे होते हैं शंट कनेक्टेड कंट्रोलर, यानी कि सीरीज़ कनेक्टेड क्या है कि यानी कि ये सिस्टम के साथ सीरीज़ में लग जाते हैं। शंट कनेक्टेड क्या है, ये सिस्टम के साथ पैरेलल में लगा जाते हैं। फिर इसके बाद क्या है सीरीज़, यानी कि दो चीज़ें जो हैं वो आपस में सीरीज़ हो गई, यानी कि दो सीरीज़ कंट्रोलर को आपस में आपने कनेक्ट कर दिया। इसी तरह अगर हमने एक सीरीज़ और एक शंट कंट्रोलर को आपस में कनेक्ट कर दिया तो इस तरह हमारे पास 4 कंट्रोलर्स बन जाते हैं जो हमारे पास इन रिएक्टिव पावर को कंपनसेशन में यूज़ किए जा सकते हैं। सही है ना।
तो आप देखो कि जो नॉर्मल हमने शंट कंपनसेटर पढ़ा था वो ये था कि ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है और पीछे बीच में यहाँ पे हमने शंट में एक कंपनसेटर यूज़ किया। और जो सीरीज़ कंपनसेटर था हमने कहा ये ट्रांसमिशन लाइन है, तो ट्रांसमिशन लाइन के दरमियान में ही एक कंपनसेटर यूज़ हुआ है जो यूज़ सिस्टम को चला रहा है। लेकिन जब हम फैक्ट डिवाइसेस में कहते हैं तो हम फैक्ट डिवाइसेस में कहते हैं कि ये कंपनसेटर तो है लेकिन इसके साथ फैक्ट कंट्रोलर लग गया जो इस कंपनसेटर को कंट्रोल करेगा, इसके या तो स्विचिंग को कंट्रोल करेगा और या फिर इसके तकरीबन सारे पैरामीटर को कंट्रोल करेगा। तो अब ये देखो सीरीज़ फैक्ट कंट्रोलर सिस्टम के सीरीज़ में लग जाता है और ये डिफरेंट टाइप्स के हैं, और इसी तरह पैरेलल फैक्ट कंट्रोलर जो है सिस्टम के पैरेलल में लग जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको मैं बाद में एक्सप्लेन भी करूँगा और इसके एब्रीवेशंस भी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ। सही है ना। तो एडवांटेजेस क्या मिल जाते हैं कि ये आपके ट्रांसमिशन नेटवर्क को इम्प्रूव कर देता है, इसको स्टेबलाइज कर देता है, इसके अंदर जो इसको रिलायबल कर देता है, जो पावर की अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देता है, जो सिस्टम के स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स है और डायनेमिक रिस्पॉन्सेज हैं उनको मेंटेन कर लेता है ताकि सिस्टम आपका डिस्टर्ब ना हो, और ओवरऑल पावर क्वालिटी को इम्प्रूव कर लेता है। ये इसके एडवांटेजेस मिल जाते हैं। तो ये कॉमन टाइप्स हैं जो कॉमनली फैक्ट डिवाइसेस में यूज़ होती हैं। कुछ डिवाइसेस सीरीज़ में यूज़ होती हैं, कुछ डिवाइसेस शंट में यूज़ होती हैं। आप देखो जो कॉमन डिवाइसेस आप फैक्ट डिवाइसेस में यूज़ करते हो वो स्टैटिक वार कंपनसेटर है जो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिर थायरिस्टल कंट्रोल रिएक्टर है, फिर थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर है। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, एक कंट्रोल है एक स्विच है। कंट्रोल में आप उसके पैरामीटर्स को कंट्रोल कर सकते हो, यानी कि इसके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि भाई मैंने 1% रिएक्टर यूज़ करना है, 2%, 3%, 4%, 25%, 30%, तो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। जबकि थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर में ये है कि आप सिर्फ इसे ऑन और ऑफ कर सकते हो। तो ये देखो थायरिस्टर स्विच कैपेसिटर का मतलब क्या है, ये थायरिस्टर से स्विच होगा और सिर्फ कैपेसिटर लगा है। थायरिस्टर स्विच रिएक्टर क्या है कि थायरिस्टर से स्विच होगा और लगा रिएक्टर हुआ है। इसी तरह स्टेट कंपनसेटर यूज़ होता है। फिर इस तरह स्टैटिक सीरीज सिंक्रोनस कंपनसेटर है। फिर यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर है। फिर थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कैपेसिटर है। थायरिस्टर स्विच सीरीज कैपेसिटर है। थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज रिएक्टर है। थायरिस्टर स्विच सीरीज रिएक्टर है। फिर इंटरलाइन पावर फ्लो कंट्रोल है और फिर थायरिस्टर कंट्रोल फेज शिफ्ट ट्रांसफार्मर है। तो ये डिफरेंट किस्म के टाइप्स हैं जो कॉमनली यूज़ होते हैं फैक्ट डिवाइसेस में, हमारे सिस्टम के अंदर यूज़ होती हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक अता फरमाए। होपफुली आपको ये चीज़ समझ लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ये इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।